नमस्कार दोस्तों। तो मॉडर्न वॉरफेयर में जब न्यू एज वेपन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, न्यू एज वेपन्स से कहने का मेरा मतलब हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, तो इससे एक तो डैमेज बहुत इमेंस होगा और फिर ये वॉर का एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। सेम घटना को अगर आप पुराने जो वॉर्स हुए हैं उनसे कंपेयर करोगे तो आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा, जो पैटर्न अभी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो अब उन्हीं न्यू एज वेपन्स का इस्तेमाल होना इसमें शुरू हो चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ हमने पहले देखा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में उस फ्रंट पर यूज़ हो रहा था, और उसके बाद अब ये चीज़ गाज़ा वॉर में भी एंटर हो चुकी है। तो हुआ क्या है, गाज़ा वॉर में पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। अब आपका गेस ये होगा कि इजराइल ने कर दिया होगा हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक, लेकिन ये इजराइल ने अटैक नहीं किया है। हुआ क्या है कि हुदीस ने, यमन के हुदी रिबेल्स, जिनका नाम अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में नहीं आ रहा था, अचानक से उन्होंने एक क्लेम किया, कल ही ये क्लेम किया, यानी कि दिसंबर 1 को इन्होंने ये क्लेम किया कि हमने इजराइल की टेरिटरी पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उस टेरिटरी को अटैक किया है। और ये टेरिटरी जो है वो इजराइल की सेंट्रल टेरिटरी है। इजराइल की कैपिटल सिटी तेल अवीव को मेन टारगेट बनाया गया था, और तेल अवीव में भी स्पेसिफिक लोकेशन को हमने टारगेट बनाया था, जिसको हमने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया। और इस मिसाइल का नाम था पैलेस्टीन 2, जिसका हमने यूज़ किया है। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का क्लेम तो हुदीस ने कर दिया कि हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि न्यू एज वेपन्स जब आप यूज़ करने लग जाएंगे इस वॉर में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर वैसे भी देखो कंट्रोल के बाहर हो चुका है, यहाँ पर इस वॉर में, गाज़ा वॉर में ऐसा लग रहा था कि अब मामला ठंडा होना शुरू हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू भी बैकफुट पर हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक डैमेज दे दिया है। तो वो अगर हिजबुल्ला के साथ एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो वक्त आते आते धीरे धीरे प्रेशर अगर बनेगा तो वो हमास के साथ भी साइन कर लेंगे। हमास को तो वैसे भी ख़त्म ही कर दिया है, उनके साथ भी साइन कर लेंगे। लेकिन ये एक बहुत मेजर एस्केलेशन है जो हुदीस ने यहाँ पर किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल। अगर वो जो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम सच है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो इस्तेमाल उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन इस पूरे गाज़ा वॉर के अंदर में हो जाएगा। और जितना बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के ऊपर प्रेशर बना था अभी तक सीज फायर का साइन होने का, वो प्रेशर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्चुअल में खतरा क्या है कि ये मिसाइल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मैक 5 यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज़ी से ये ट्रेवल करते हैं, और बहुत ही इमेंस डिस्ट्रक्शन होता है इन मिसाइल्स का इस्तेमाल जब वॉरफेयर में होने लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं, क्योंकि इनकी इतनी फास्ट होती हैं ये, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको ट्रैक करना या इंटरसेप्ट कर पाना, और यही इनको खास बनाता है। इसराइल को जाना क्यों जाता है? इसराइल को जाना जाता है अभी तक के लिए क्योंकि देखो, फायर पावर तो है ही इसराइल के पास, लेकिन एट द सेम टाइम इसराइल की जो अपनी टेरिटरी है उसको सेव करने के लिए उनके पास बहुत ही एलीट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इस वजह से इसराइल को कोई डर नहीं होता है। इसराइल कहीं भी वॉर होता है वो घुस के मारता है, चाहे आप 2006 वाला देखो, उसके पहले 78 वाला देखो, हमेशा, क्योंकि इसराइल के पास एक बहुत ही एलीट डिफेंस सिस्टम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑलरेडी हेल्प्ड बाय यूएस। जो डिफेंस है उनका पूरा यूएस की मदद से ही बना हुआ है। सो ऑब्वियसली वो काफ़ी एलीट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए उनको डर नहीं रहता है। इसीलिए ये छोटे छोटे जो हिजबुल्ला और हूदी रिबेल्स टाइप ग्रुप जो हैं, वो उनसे उनको बहुत खतरा रहता नहीं है, वो बहुत परेशान नहीं होते हैं, और इसीलिए घुस के देखो आप पूरा ख़त्म कर दिया। हूदी रिबेल्स अभी तक के वॉर में पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट थे, लेकिन अचानक से उन्होंने जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वाला क्लेम किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं अचानक से। अब उन्होंने तो कह दिया कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ इसराइल को, लेकिन अभी तक कोई डैमेज की रिपोर्ट्स इसराइल की तरफ से आई नहीं है। इसराइल का मिनिस्ट्री का क्या कहना है, अगर उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिसाइल तो यहाँ पर फायर हुआ था यमन के साइड से हमारी तरफ, एक प्रोजेक्टाइल, लेकिन इजरायली एयरफोर्सेस ने उन मिसाइल को इसराइल के टेरिटरी में घुसने से पहले इंटरसेप्ट कर दिया है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया इसराइल की तरफ से कि हमारा कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, हमने उस मिसाइल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया है, और हमारे यहाँ पर एक भी कैजुअलिटी नहीं है, ना ही कोई किसी भी तरीके का एक पिंच ऑफ डैमेज भी है। अब जब इसराइल की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने इसको इंटरसेप्ट कर दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या सच में हाइपरसोनिक मिसाइल है भी? बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल अगर होती तो उसको बहुत डिफिकल्ट होता है उसको तो इंटरसेप्ट करना, फिर इजरायली एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट कैसे कर दिया? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़, अगर ये सच में हाइपरसोनिक मिसाइल होती और इसराइल की टेरिटरी पर पहुंची होती, तो जो डैमेज कह रहे हैं हुदीस, जो क्लेम कर रहे हैं कि डैमेज हुआ है उनको और काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, और न्यूज़ में अब तक आ जाता, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ छुप नहीं सकती है। अगर इतने बड़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तो ये भी छुप नहीं सकता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर
ये तो नहीं हुआ है, इसके वो प्रमाण थे। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का सच में इस्तेमाल हूदी रिबेल्स ने किया है तो आप समझ जाओ कि अगर इतने छोटे ग्रुप्स के पास एक हूदी ग्रुप जो कि पूरे यमन को भी कंट्रोल नहीं करता है, हिजबुल्लाह की जो औकात मतलब लेबनान के अंदर है, हूदीस की यमन में नहीं है उतनी। सिंपल सी बात है, बहुत कम टेरिटरी होल्ड करते हैं वो, अगर प्रोपोर्शनेट देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह से बहुत नीचे आते हैं हूदीस। लेकिन अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज ऑलरेडी मैनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि वहाँ तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे पहुँची, उनका इस्तेमाल कैसे हुआ, वो सब एक जांच का विषय हो जाएगा और बहुत ही सिचुएशन कंसर्निंग हो जाएगी अगर हूदीस ने सच में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल इसमें किया होगा। अब आते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पर कि ये चल क्या रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ में मिल करके एक सीज़फायर अग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं। यूके और फ्रांस ने यूएस और फ्रांस ने प्रेशर डाल करके इजराइल से एक सीज़फायर अग्रीमेंट साइन करवा दिया है और हिजबुल्लाह पूरी तरीके से पिक्चर से अब आउट हो चुका है। जो भी उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे वो सब लूज करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका डिमांड क्या था कि हमास के साथ भी सीज़फायर करो। बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल मूड में नहीं है हमास के साथ कोई भी सीज़फायर अग्रीमेंट साइन करने के लिए। उनका पूरा क्लियर एजेंडा है कि इसको ख़त्म करेंगे भाई। फिर ये यमन वाले जो हूदी रिबेल्स हैं ये कहाँ से एंटर कर जाए, तो अभी तक इस पूरे वॉरफेयर में जो हूदी रिबेल्स हैं देवर लिटरली इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि एक तो दूरी बहुत है, उनके पास उतने एलीट वेपन्स नहीं है कि वो मतलब जब ईरान ने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके और कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो इजराइल का, तो हूदी रिबेल्स तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके सामने। तो हूदी रिबेल्स के पास उतने एलीट वेपन्स भी नहीं है, तो वो बहुत दूर भी बैठे हुए हैं। इस वजह से उनका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं था इस वॉरफेयर में। वो सिर्फ क्या कर पा रहे थे कि वो वर्ल्ड ट्रेड को इम्पैक्ट कर पाएँ और प्रेशर बना पाएँ, उसके लिए ट्रेड रूट जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। यूएस बाउंड शिप्स को अटैक कर रहे थे, इजरायली बाउंड शिप्स को अटैक कर रहे थे। ये काम हूदी रिबेल्स कर पा रहे थे, जिससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज इजराइल को हो नहीं रहा था, क्योंकि दे हैव द ऑल्टरनेट रूट्स और उतना तो वो डैमेज कंट्रोल लेके चलते हैं। तो हूदी रिबेल्स ने अब यहाँ पर पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट हो गए थे। लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है तो मतलब दे वांट देयर सिग्निफिकेंस बैक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो हूदी रिबेल्स करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो एक प्रेशर बनाने की कोशिश इजराइल के ऊपर कर रहे हैं कि इजराइल फिर से हमास के साथ एक सीज़फायर टॉक शुरू करे और किसी तरीके से हमास का जो अस्तित्व है जो ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है वो बच जाए। एंड इसमें आपको कोई शॉकर नहीं होगा कि अगर इन हूदी रिबेल्स को ईरान ने सपोर्ट किया होगा। 100% ईरान ने इसमें सपोर्ट किया हूदी रिबेल्स का, ताकि वो प्रेशर इजराइल के ऊपर बिल्ट हो और यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ हैं वो पूरा चढ़ जाएं कि भाई देखो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल होने लगा है, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होने लगेगा, इमेंस डैमेज होगा, आप जल्दी से हमास के साथ में एक सीज़फायर अग्रीमेंट साइन करो। क्यों ये चीज़ हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ का अगर आप वॉर देखोगे, दोनों में पार्टनर्स, दोनों में कंट्रीज तो आपको लगभग सेम ही मिलेंगी। दूसरी तरफ का अगर आप वॉर देखोगे जो रशिया यूक्रेन के फ्रंट पर चल रहा है, वहां तो वो तो पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है इनके। अब उसको अगर आप कंपेयर करो इस वॉर से, तो ये वॉर उससे थोड़ा ज़्यादा शांत होते चला जा रहा है। इसमें मतलब सब कुछ जो डैमेज होना था वो हो चुका है और लूजिंग और विनिंग पार्टी भी डिसाइड हो चुका है लगभग, तो ये खत्म हो सकता है। तो इस वजह से प्रेशर डाल करके यूएस और फ्रांस खुद भी चाहते हैं कि इसको खत्म करा लो, वो तो चल ही रहा है और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुका है, क्योंकि उसमें अब मल्टीपल कंट्रीज एंटर हो चुकी हैं और वो पूरे ही उनके हाथ से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब रशिया इज नॉट देयर फैन बॉय, तो रशिया पे वो प्रेशर भी नहीं बना सकते किसी भी तरीके से। उन्होंने सब करके देख लिया लेकिन रशिया नहीं रुका, तो वो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो कम से कम इसको कंट्रोल करके ख़त्म कर दो। मतलब जो बाइडेन की किस्मत इतनी ख़राब है कि जब जब वो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब इसके ह्यूमैनिटी वाले पार्ट पर आओगे तो आप इसको कंपेयर करो अगर वर्ल्ड वॉर 2 से भी, तो ऐसे ही एक वॉर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और फिर वो एक वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले लेता है। 2 जगह वॉर चल रहे थे, दोनों जगह एक एक पार्टनर, हमास और इजराइल के बीच में, वहाँ रशिया यूक्रेन के बीच में। फिर उधर यूक्रेन को सपोर्ट करने यूएस एंटर हो जाता है, यूके और फिर फ्रांस एंटर हो जाता है। फिर उनकी फोर्सेस जो हैं वो डीकमीशन करके उनको लड़वाने लग जाते हैं। और इधर जब रशिया ये देखता है कि भाई फ्रांस के सैनिक लड़ रहे हैं आकर के, यूके के सैनिक लड़ रहे हैं आकर के, तो वो नॉर्थ कोरिया की हेल्प लेके नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को वहाँ पर ले आ देता है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, यूके सब एंटर हो चुके हैं, पूरी खिचड़ी बना दी उसको। दूसरी तरफ रशिया जो है वो सीरिया में इन्वॉल्व हो गया, सीरिया में एक नया फ्रंट शुरू हो गया, उसको भी कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। और तीसरी तरफ ये गाज़ा वॉर है, इसमें पहले हमास के साथ था, फिर हिजबुल्लाह एंटर हुआ, हूदीस एंटर हुए, ईरान को खुद
मतलब ऑफिशियली एंटर होना पड़ गया, ये स्थिति आ गई। इसी तरीके से मल्टीपल कंट्रीज जब एंटर हो जाती हैं, पूरी खिचड़ी बनती है और तब आप देखते हो कि एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी सेम यही घटना हुई थी, पहले 2 कंट्रीज़ के बीच में और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होती चली गई। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। अनअकैडमी ने 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एक यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए और यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए। दोनों कोर्सेज के जो प्राइसेस है वो आपको प्लस मेंबरशिप के यहाँ पर दिख रहे हैं और आइकॉनिक मेंबरशिप के यहाँ पर प्राइसेस दिख रहे हैं। अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है कि आप इन कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर अवेल कर सकते हो। ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो उससे पहले जाकर के आप 1200 रुपये पर मंथ में इन कोर्सेज को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। अगर आप इस कोर्स को देखोगे तो इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। इसमें आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। प्लस इसमें डाउट सेशंस होंगे, स्पेसिफिक डाउट सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। मेंस के आप जितने टेस्ट लिखोगे उसका इवैल्यूएशन भी होगा। सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पर एक कोर्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें 1 शॉट पेमेंट करते हो तो 10% का आपको एक्सेस डिस्काउंट इसमें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना बस, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।